हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस चैनल पर हमारा मोटिव है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। बट हमारे मोटो का सपोर्ट मिलता है एफर्ट्स से। यानी अगर आपको फियर कम करना है, डर भगाना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत के भरोसे ही बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिलहाल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें दोस्तों, और हमारे आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और आप सभी को पता ही है कि मैं आप सभी का दोस्त हूँ। पर इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिदिन आइए और एमसीक्यू सॉल्व करिए और खूब से खूब अपने तैयारी को जो है धार धार दिए रखिए, एज एज बनाए रखिए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, गांधीयन कोई भी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो वायलेंट तो होगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन वायलेंट होगी। वायलेंस उसमें हो जाए वो बात अलग है, बट उसका बाय डेफिनेशन वो क्या होगी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, पहले आया कि दीपावली डिक्लेरेशन। दीपावली डिक्लेरेशन में लॉर्ड इरविन ने क्या बोला? लॉर्ड इरविन ने बोला कि देखो भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, तो तुम लोग जो है तैयार हो जाओ डिस्कशन करने के लिए। तो गांधी और बाकी कांग्रेस वालों ने लेकर के आए दिल्ली मैनिफेस्टो कि हमारी ये डिमांड्स पूरी करो, तो हम लोग उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दिल्ली मैनिफेस्टो को लॉर्ड इरविन ने कर दिया रिजेक्ट कर दिया। तो लाहौर में आया 1929 में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। क्या आया? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन आया कि भाई अब हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए, अब वो डोमिनियन स्टेटस और वो सब की बात नहीं होगी, अब पूर्ण स्वराज लेकर के ही रहेंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन आया और फिर गांधी जी को कमान दे दिया गया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले जो इवेंट किया, सिंबॉलिक इवेंट किया, वो था दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च के बाद गांधी जी को, और दांडी मार्च के एग्जैक्ट बाद नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये गांधी जी को और बाकी सारे लीडर्स को डाल दिया गया जेल में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हो गया दोस्तों। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 कैसे सक्सेस हो सकता था जब उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं किया? तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान भी होने लगा इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण, तो फिर ये लॉर्ड इरविन आया गांधी जी को मनाने के लिए। तो फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहाँ पर उनको ये पता चला कि भाई ये लोग ज़्यादा हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो गांधी जी बेचारे वहाँ से मुंह लटका करके वापस आ गए, और फिर से उन्होंने कोशिश की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने के लिए, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2। बट वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले ही सारे नेताओं को जेल वेल में डाल दिया था। ठीक है, और कांग्रेस को बैन कर दिया था। तो ये है आपका क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पूरा। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए और फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो पहला तो सही है, दूसरा देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। बिल्कुल सही बात है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका फेज 1 जो है वो गांधी इरविन पैक्ट के कारण ही उसको खत्म किया गया था। फिर तीसरा देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉट टू नॉट कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो दोस्तों, ये बाय डेफिनेशन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहा है कि कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हो गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि हम लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करेंगे, जैसे कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड एक्चुअली आपका गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, 1 and 2 ओनली।
आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी डेट देख सकते हैं आप कि कब साइन किया गया था। ये 5 मार्च 19, ये सब कोई मतलब नहीं है दोस्तों इसका, वैसे डेट वेट का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्ड एट नॉट असिस्टिंग गवर्नमेंट बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एम्ड एट डिसोबेइंग द अथॉरिटी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बस इतना मतलब था कि हम लोग कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये था कि हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स को एकदम ब्रेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज ए रिएक्शन टुवर्ड्स द जलियांवाला बाग, बिल्कुल गलत है ये। जलियांवाला बाग के रिएक्शन में आया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो सेकेंड आपका रॉन्ग है। फिर देखिए, द खिलाफत मूवमेंट वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन को मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको देख लीजिए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए रिएक्शन टुवर्ड्स द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। ठीक है, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, फिर चलिए, और खिलाफत जो मूवमेंट हुआ था दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट वो एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ सिवरेस। जब ऑटोमान एम्पायर हार गया तो ऑटोमान एम्पायर के जितने भी टेरिटरीज थे उन सभी को ये फ्रांस ने और ब्रिटेन ने और बाकी जो विनिंग एलाइज थी, यानी विनिंग जो कंट्रीज थी, उन सब ने आपस में बांट लिया। ठीक है, और ये जो इनका राजा था खलीफा, उसको उन लोगों ने डिथ्रोन कर दिया, यानी सिंहासन से मुक्त कर दिया उनको। ठीक है, तो खलीफ को चूंकि उन लोगों ने सिंहासन से हटाया था, मतलब अपने पद से हटाया था, इसीलिए आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप ये याद रखिए कि ट्रीटी ऑफ सिवरेस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट मार्क करना है, तो आप पहले ही चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट कुछ भी पढ़ने से पहले देख लीजिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। द एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, देखिए क्या बोल रहा है, द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब जाकर के गांधी इरविन पैक्ट आया। गांधी इरविन पैक्ट आया, तब जाकर के कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चूंकि फेल हो गया। ठीक है, तो इधर ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2 शुरू होता है। ठीक है, हालांकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, और इधर ये ब्रिटिशर्स ने फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 कराया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो ये तो बात गलत है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में खत्म होगा, पहले नहीं। ठीक है, फिर देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉ इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो दोस्तों ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ये फूट डालो और राज करो वाली, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर उन लोगों को अच्छी खासी मतलब विक्ट्री मिल चुकी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। अब इसको देख लीजिए आप लोग।
आइए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द वाइड, वाज नहीं होगा यहाँ, सॉ लिख दीजिए, सॉ द वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। तो हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी सारे महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। आपको पता ही है कि सरोजिनी नायडू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो खैर महिला लीडर हो गई, बाकी जनरल नॉर्मल महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। फिर दूसरा देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द साइमन कमीशन वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर था ही नहीं, नो इंडियन मेंबर, नो इंडियन मेंबर, और ये डिसाइड करेगा कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। तो ये इसी कारण से तो यहाँ पर लोग भड़क उठे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक कारण साइमन कमीशन था, तो बिल्कुल था। फिर देखिए, द गोल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज पूर्ण स्वराज। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, शुरू में तो डोमिनियन ही मांग रहे थे, लेकिन जब वो नहीं दिया तो इन लोगों ने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन लेकर के आए। कहाँ पर? लाहौर में 1929 में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, द रिच पीजेंट कम्युनिटीज वेर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको पता है कि क्या आ गया था, ये पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथे को हम लोग देख रहे हैं। 1930s में आ गया था द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, इस ग्रेट डिप्रेशन के कारण ये इधर टैक्स वगैरह काफ़ी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फार्मर्स के ऊपर। तो जो अमीर किसान थे उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था दोस्तों। तो इसलिए वो लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जबकि उनकी जिंदगी जो है वो कठिन होते जा रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो फोर्थ है रॉन्ग। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 1, 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ का बी। सो पढ़ लीजिए, बट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट सी एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। गलत स्टेटमेंट है। नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास थी हेरेका कल्ट। हेरेका एक कल्ट था, नागाओं का कल्ट था दोस्तों। उसकी एक प्यारी सी और खूनखार हमारी हीरोइन थी, उनका नाम था रानी गाइडिनल्यू। मुझे नहीं पता कि आपको कितना एक्साइटमेंट होता है, बट मुझे ये पता है कि इस लड़की की उम्र मात्र 13 साल की थी जब इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी दोस्तों। ठीक है, और 16 साल की उम्र में, 3 साल तक तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी परेशान करके रखा, नाक में दम कर दिया, और 16 साल की उम्र में इनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये अंग्रेज़ों के कैद में ही रही दोस्तों। तो कुछ ऐसे होते थे हमारे पूर्वज, और हम लोग अब इतने बड़े होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ पैर चलाने में, हम लोग को थोड़ा सा किताब लेके पढ़ने में कठिनाई हो रही है। और यहाँ रानी गाइडिनल्यू जो है अपनी जान की बाजी लगा करके मात्र 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र दोस्तों कुछ भी नहीं होती है। आज की डेट में 13 साल के लोगों को बच्चा समझते हैं कि बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं है और बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो 13 साल की उम्र की एक लड़की, ठीक है, अंग्रेजों को मतलब एकदम परेशान करके रख दी थी। 3 साल तक तो अंग्रेज उससे काफ़ी परेशान थे। और इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने ये गाइडिनल्यू को नागांव की रानी की उपाधि दी थी दोस्तों। तो ये है रानी गाइडिनल्यू, इनके बारे में और पढ़िए। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल था। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन द कराची सेशन ऑफ 1931 द कांग्रेस इंडोर्स्ड द गांधी इरविन पैक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट पहले ही साइन कर लिया गया था, और फिर जब कराची सेशन हुआ 1931 वाला तो उसको कांग्रेस ने इंडोर्स कर दिया कि हाँ ठीक है, अब हम लोग कांग्रेस वाले इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखिए, देर वॉज डिक्लाइन इन द प्रोटेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये बात एक्चुअली सही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इंटेलिजेंसिया का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ था। ठीक है, इंटेलिजेंसिया यानी कि पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग, इस टाइप के लोग जो है वो, उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। ठीक है। अभी देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसा कैसे, इंटेलिजेंसिया तो थे ही, लॉयर्स थे, सब कुछ थे, लेकिन जैसे देखो जब पहला बार ये हुआ ना, मेरी बात सुनो, ये तो गलत है, दूसरा सही है, तीसरे स्टेटमेंट को आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको डाउट हो रहा होगा। तो जब पहला जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो इस टाइम जैसे कि सुभाष चंद्र बोस अपना जॉब छोड़ दिए, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। तो अब दूसरे बार वही चीज़ होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंथुजियाजम जो है वो थोड़ा सा जोश कम हो जाएगा। तो ये बात सच है एक्चुअली। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड। सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2, वो जो कि गांधी जी के वहां से वापस लौटने के बाद हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो द्वितीय था ये तो फेल हो गया, इसके बाद जब शुरू हुआ तो उसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2। ये उतना दमदार नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ये तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 के फेल होने के बाद ही रिज्यूम कर लिया गया था। फिर देखिए, द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द रीलॉन्च ऑफ द इवेंट। ये बिल्कुल सही। गांधी जी उधर गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इधर जो विम्बलडन था, विम्बलडन था या विलिंगडन था, ठीक है, वो आप नाम देख लीजिए, क्या था, विलिंगडन था नाम, हाँ, विलिंगडन, ये आपका वॉइसरॉय था। तो विलिंगडन इधर फिर से वही अपने रिप्रेसिव पॉलिसी से स्टार्ट कर दिया, लोगों पर टैक्स लेना और सब कुछ तो स्टार्ट ही कर दिया। तो इधर से भी लोग परेशान थे, और उधर गांधी जी की जो बातें थी वो भी अंग्रेजों ने नहीं मानी थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 के बाद फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फिर देखिए, द पूना पैक्ट वॉज मेड विद द गवर्नमेंट फॉर द विड्रॉल ऑफ द रिलॉन्च्ड मूवमेंट। आपको पता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं साइन किया गया था। पूना पैक्ट साइन किया गया था आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो थर्ड आपका क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ओनली 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ द दलित्स वॉज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दोस्तों देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है? सही है, क्योंकि दलित्स को B.R. अम्बेडकर जो है वो उनको लीड कर रहे थे, और अभी उनका दूसरा डिमांड था। उनका डिमांड था कि दलितों को बाकी के बराबर इक्वालिटी ही नहीं मिल रही है, तो यहाँ पार्टिसिपेशन हम लोग करके क्या करेंगे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है कि उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम ही था। फिर देखिए, द रिडक्शन इन द रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो वाज वन ऑफ द डिमांड्स मेड टू द गवर्नमेंट बिफोर द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बिल्कुल सही है। एक तो इंडिया में यूज हो रही है रूपी, और ब्रिटिशर्स यूज करें स्टर्लिंग, ठीक है। अब देखो, रूपी की वैल्यू ब्रिटिशर्स ने क्या रखी थी? काफ़ी कम, और स्टर्लिंग की वैल्यू रखी थी ज़्यादा, और ब्रिटेन से आता था सामान। इस कारण से क्या होगा? ब्रिटेन के थोड़े से सामान के लिए बहुत सारे इंडियन रुपीज क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे ना। तो इससे तो इंडिया का नुकसान हो रहा है। तो ये एक वन ऑफ द डिमांड था कि रूपी स्टर्लिंग रेशियो को जो है थोड़ा सा कम करो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। चलिए इसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले गांधी जी ने एक ये रखा था, गांधीज 11 डिमांड्स, ठीक है। उसको भी आप लोग अभी गूगल करके, या अगर नोट्स में लिखा होगा तब तो आप बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, नोट्स में नहीं लिखा है तो उसको गूगल करके पढ़िए, गांधीज 11 डिमांड्स।
इसमें क्या क्या डिमांड्स थे, जैसे कि एक सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करो, ठीक है। तो ये सारे डिमांड से नहीं पूरे किए गए, तो गांधी जी ने फिर स्टार्ट कर दिया डांडी मार्च, और डांडी मार्च के ही साथ बिगुल बच गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यानी क्या क्या इनकरेक्ट है इसमें। तो विथ रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही रिलेटेड, यहाँ सारे क्वेश्चन सीडीएम से रिलेटेड ही है दोस्तों। तो सीडीएम से रिलेटेड पहला है, इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कैरिड आउट एट डांडी। तो देखिए एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। देखो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो वही है, वो 1930 में जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है रूल को ब्रेक करना। और नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे एक मेरे सर थे, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि पापा कहते हैं कि जाओ पेड़ को पानी दो, पेड़ को पानी दो, ठीक है। तो पेड़ को पानी देना है, तो अब मेरे पास, मैंने पापा को बोल दिया कि मैं पेड़ को पानी नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया नॉन कोऑपरेशन, मैंने पापा की बात से कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पेड़ को मैं पानी नहीं दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरा तरीका क्या है सिविल डिसोबीडियंस का, कि जो पानी है वो मैं इधर उधर बहा दूंगा लेकिन पेड़ को नहीं दूंगा, ठीक है, पाइप ही काट दूंगा चाहूँ तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सिविल डिसोबीडियंस। फिर अब मैं अगला, मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं जो पानी का टैंकर है वहीं पर मैं बम मार के उसी को उड़ा दूंगा, तो ये हो गया मेरा रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म। वैसे थोड़ा सा ये फनी एग्जांपल्स है, बट आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस में रूल को बिल्कुल ब्रेक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो रूल को ब्रेक करने का काम सबसे पहले कहाँ किया गया है, सबसे पहले रूल को ब्रेक करने का काम किया गया है गांधी जी के द्वारा चंपारण में। जो 3 कटिया सिस्टम था उसको इन्होंने जाकर के ब्रेक किया था। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस वहां चंपारण में ही हो गया था, समझ गए बात को। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, एक्सेप्ट गांधी ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह वेयर अरेस्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बाकी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। को बहुत सारे लोग अरेस्ट नहीं भी होते थे, इधर उधर लोग छुप जाते थे, भाग जाते थे। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और गांधी जी जब धरसाना सॉल्ट मिल, धरसाना सॉल्ट मिल पर जा रहे थे, ये अपना स्ट्राइक, ये मतलब आंदोलन करने के लिए, ठीक है, विद्रोह करने के लिए, तो उसी रास्ते में गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया गया था। तो सेकेंड आपका गलत है। फिर देखिए, डू और डाई वॉज द स्लोगन एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि करो या मरो, डू और डाई, ये रिलेटेड है क्विट इंडिया मूवमेंट से, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से, ना कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट सही है ही नहीं, तीनों ही गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन 9th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सीडीएम फेज 2, सीडीएम फेज 2 की बात की जा रही है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। गांधी जी वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी एज ए पार्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। ये सीडीएम फेज 2 की बात थोड़ी है, तो सीडीएम फेज 1 की बात है दोस्तों। तो पहला तो इनकरेक्ट है। फिर देखिए, गांधी ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर दिस मूवमेंट। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। सीडीएम फेज 2 जो हुआ ना, उसमें उतनी सफलता भी नहीं मिली, और अब गांधी जी का जो है ना मन उब गया था इन सब चीज़ों से, आंदोलन से और ये से, ठीक है। अब वो बोले कि अब मैं कंस्ट्रक्टिव वर्क करूँगा, ठीक है। और उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया था, एक्टिव पॉलिटिक्स से वो बाहर चले गए थे 1934 में। क्योंकि कुछ क्या होता है ना, बड़े बड़े महापुरुष कोई ठान लेते हैं, लोगों को ये दे देते, आश्वासन दे देते हैं कि हाँ अब इस बार आज़ादी लेकर के ही रहेंगे, लेकिन किसी कारण से आज़ादी नहीं मिल पाती है।
तो परेशान होकर के उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से, सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। फिर देखिए, लॉर्ड इरविन वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिजम्पशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल ये तो गलत बात है, क्योंकि बस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक लॉर्ड इरविन था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थोड़ा बाद तक लॉर्ड इरविन था। गांधी जी जब गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब तक आ गया था विलिंगडन। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो रिजम्पशन होता है उस टाइम कौन रहेगा, ये आपका वायसरॉय, उस टाइम वायसरॉय रहेगा विलिंगडन, ना कि लॉर्ड इरविन। तो ये तो गलत है आपका, तीसरा गलत है। ये सारे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्रोनोलॉजी सारे ही के सारे आपके वायसरॉयज के। तो यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों। तो करेक्ट क्या हो गया, ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। द CDM कुड नॉट अट्रैक्ट द मासेस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गांधी के सारे मूवमेंट्स ने मासेस को खूब अट्रैक्ट किया, तो पहला गलत है। फिर देखिए, द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी से। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक पश्तून लीडर थे दोस्तों, ठीक है। और ये इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, फ्रंटियर गांधी। देखिए, फ्रंटियर गांधी कहने का सिंपल मतलब है कि ये थे उधर वो पंजाब प्रोविंसेस वगैरह से, और उस रीजन को उस टाइम ब्रिटिशर्स कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, तो ये फ्रंटियर प्रोविंसेस के गांधी थे, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप अचानक से सोच सकते फ्रंटियर गांधी कहाँ से आया, तो ये रीजन है फ्रंटियर गांधी कहने का। चलो, तो ये तो हो गया। तो ये फ्रंटियर गांधी हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं की पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, ठीक है। और इसके जो फॉलोअर्स थे उनको खुदाई खिदमतगार ही कहते थे। तो इन लोगों ने खूब पार्टिसिपेट किया था दोस्तों इसमें, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2 में, मतलब फेज 2 में नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों ही में इन्होंने खूब पार्टिसिपेट किया था। और इन पर गोलियां भी चलवा दी थी दोस्तों अंग्रेजों ने, ठीक है। बट ठीक है, गोलियां तो वो लोग चलवा ही देते थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इसको पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और यहाँ है स्वदेशी, ठीक है। देखिए, बोथ द मूवमेंट्स वेर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। बिल्कुल गलत बात है, बंगाल को पार्टीशन करने के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं हुआ था, क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो पहला तो गलत है। फिर देखिए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन बोथ द मूवमेंट्स। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही में, भले स्वदेशी हो और भले ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, दोनों में ही फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने की बात की गई थी। देखिए, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने से होता क्या था ना कि ब्रिटिशर्स की जो फाइनेंशियल पावर होती थी वो एकदम डमाडोल होने लगती थी, ठीक है। तो इसलिए वो लोग तुरंत बात सुनने के लिए राजी हो जाते थे, ठीक है। तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किस में किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी किया गया और स्वदेशी मूवमेंट में भी किया गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, बोथ मूवमेंट सॉ एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। हाँ, महिलाओं का दोनों में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला, तो बिल्कुल मिला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी मिला और स्वदेशी मूवमेंट में भी मिला। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है। आइए इसको देख लीजिए।
दोस्तों क्वेश्चन 12 देख रहे हैं और यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहले आप ये ध्यान रखिए इनकरेक्ट है करेक्ट। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देख लीजिए। तो दिल्ली मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल्ली मैनिफेस्टो है वो 1929 में जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर्स, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने रखा था कि हमारी ये डिमांड्स मान लो तो जाकर के हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अन्यथा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये है दिल्ली मैनिफेस्टो, ताकि ये कोई मॉडस ऑपरेंडाई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, लॉर्ड रीडिंग वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल गलत है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान कौन था ये वाइसरॉय? वाइसरॉय था इरविन। लॉर्ड रीडिंग था वाइसरॉय 1922 में, चौरी चौरा के टाइम में। फिर थर्ड देखिए, द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोड्यूस्ड इमीडिएट प्रोग्रेस टुवर्ड्स डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ठीक है, तो जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसने इमीडिएट प्रोग्रेस जो है दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की तरफ जो है नहीं किया था। देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले को गलत कर दिया है, दूसरे को गलत कर दिया है। हाँ ठीक है, तीसरे को हम लोग देख रहे हैं। द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोड्यूस्ड इमीडिएट प्रोग्रेस टुवर्ड्स डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए सॉल्ट सत्याग्रह के बाद क्या इंडिया को तुरंत डोमिनियन स्टेटस मिल गई थी? कुछ नहीं मिला था, सबको जेल में डाल दिया था। ठीक है, और फिर बोला चलो चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 कर लो, थोड़ा गांधी इरविन पैक्ट कर लो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, आओ ना ब्रिटेन तो एक बार आओ। ठीक है, फिर वो लोग ब्रिटेन गए और वहाँ पे भी कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस की तो बात एकदम दूर की है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट ही हैं। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देख लीजिए। आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। जो सॉल्ट सत्याग्रह है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं कि सॉल्ट वाज चूजन फॉर द प्रोटेस्ट बिकॉज गांधी कंसिडर्ड द सॉल्ट टैक्स एज एन अनजस्ट टैक्स। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स तो लगा दी थी 1882 में ही, 1882 में, और तभी से जब कांग्रेस बना था ना 1885 में आईएनसी बना था, ठीक है, तभी से मॉडरेट्स की भी डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को हटाओ। मॉडरेट्स ने भी ये डिमांड किया था, लेकिन ये डिमांड उन लोगों ने उतनी मजबूती से कभी नहीं रखा था। इतनी मजबूती से नहीं रखा था कि आप उसके बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, लेकिन गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आई तो उन्होंने सोचा कि किस चीज़ को हम लोग प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम लोग को तो गवर्नमेंट के लॉज ब्रेक करने हैं। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के रूल को ब्रेक किया जाएगा। तो कौन से रूल को एकदम सामने ब्रॉड डे लाइट में ब्रेक किया जाएगा? तो उन्होंने सोचा कि जो सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट सभी को यूनाइट करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सॉल्ट ना खाता हो। अगर मछली खाने की बात है तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मछली खाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नहीं खाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग चीज़ अलग अलग लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं। सिल्क की बात है तो अमीर लोग पहनेंगे, गरीब लोग नहीं पहनेंगे। ठीक है, बट नमक ऐसा है जो गरीब को, अमीर को, सभी को यूनाइट करता है। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने इसको चुना, नमक को चुना। ठीक है, फिर देखिए देयर वाज ए स्टेट मोनोपोली ओवर द सॉल्ट प्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों कि सिर्फ स्टेट ही सॉल्ट बना सकता था, मतलब प्राइवेट में कोई भी सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये है सॉल्ट सत्याग्रह आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, बट इसमें वैसा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। आइए, तो इसी के साथ हमारे ये सेशन तो दोस्तों फिनिश हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्रैक करना चाहते हैं
तो आप हमारे इस सीरीज के साथ चिपक जाइए। ऑल टू ऑल आप पहले एंशियंट के वीडियोस देखो, मेडिवल के वीडियोस देखो, फिर मॉडर्न के वीडियोस देखो, ठीक है। बट सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा, आपको इसके साथ अपने जो बेसिक बुक्स हैं यानी कि एनसीईआरटीज, स्पेक्ट्रम और आपका जो भी नोट्स बना हुआ है उन सबको आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे आप यहाँ बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको लगता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं आ रही, तो तुरंत जाओ और अपने नोट्स को रिवाइज करो। दिन भर में आप आराम से अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। नहीं कुछ तो एक एक दो दो एनसीईआरटीज तो एक दिन में पढ़ ही सकते हो। तो ऐसे करते रहोगे और इधर हमारे साथ ये एमसीक्यूज के सेशन में एकदम एक्टिव रहोगे, तो धीरे धीरे करके आपके प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करने के चांसेस इंप्रूव होते जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रहा है तो इसको प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियोज में।